अगर आप महिमा जी, जी, जी सर। महिमा डॉक्टर वैभव दिख रहे हैं आपको? नहीं सर, डॉक्टर वैभव दिख नहीं रहे हैं सर। आपका आई थिंक नेट नेट कम होने की वजह से शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहे होंगे। ओके सर। Hey, हाँ जी, हाँ जी, हीज़ हियर सर। नहीं वो कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है आप सबको? यस यस सर, यस परफेक्ट। गुड हाँ, मॉर्निंग हेलो। सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव श्रीवास्तव। मैं भोपाल द सिटी ऑफ लेक से हूँ। मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 साल से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ और मेरी क्लिनिक का नाम ही कीप स्माइलिंग डेंटल क्लिनिक है। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि क्लिनिक का नाम भी मैंने रखा है कि मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको अपनी बेसिक डेंटिस्ट्री की एक बेसिक नॉलेज दूंगा, ओरल हेल्थ के बारे में एक बेसिक नॉलेज दूंगा और एक आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें, अपने पेरेंट्स को सिखा सकें। क्योंकि अभी मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो ओरल प्रॉब्लम्स बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक काफी कॉमन हो गई हैं और खासकर 3-4 साल 5 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, एक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन करें, अपनी ओरल हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करें। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें मैं बेसिक आपको बताऊँगा ओरल हेल्थ के बारे में, कैसे हम अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, जिससे कि हम मुँह से संबंधित बीमारियाँ हैं, मसूड़े एवं दाँतों को स्वस्थ रख सकें और हम आगे अपनी इन प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाते हुए हम अच्छी लाइफ जी सकें। क्योंकि आप सभी को पता होगा ओरल जो पेन होता है, दाँत का दर्द, शरीर में होने वाले शुरू के 3 दर्दों में से मेन 3 जो 3 होते हैं, टूथ एक सबसे भयंकर दर्द होता है। तो मैं नहीं चाहता किसी को भी ये दाँतों का दर्द महसूस हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सिंपल शब्दों में आज का सेशन स्टार्ट करूं, जिससे कि आम पब्लिक, आम जनता को समझ में आ सके। दोस्तों, मैं आज के सेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, जो शायद आप सोचकर आपको आश्चर्य भी होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरा सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको एक ब्रशिंग टेक्निक के बारे में भी बताऊंगा। जनरली लोगों को ब्रश कैसे करना है यही नहीं पता होता है और इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक बताऊँगा, वो भी बहुत आसान तरीके से, कैसे आप अपने ब्रश को करें और इस तरीके से अपने दाँतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखें। तो मैं अभी अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है सर? आप जी देख सर। पा रहे हैं? जी जी। सर, जी। तो हमारा जो ओरल कैविटी होती है, वो बेसिकली ओरल कैविटी के अंदर क्या-क्या पार्ट्स आते हैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओरल कैविटी में सबसे पहले आता है टंग, उसके बाद टीथ आते हैं, गम्स आते हैं, हार्ड पैलेट आती है, आगे का तालू आता है और सॉफ्ट पैलेट आता है और पीछे जिसको यूविला बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमारी ओरल कैविटी में आते हैं। तो हम आज के सेशन में बेसिकली गम्स और दांतों की कैसे हम केयर कर सकें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि दांतों को जो बेसिक स्ट्रक्चर दो दांत का होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर का स्ट्रक्चर जिसको क्राउन बोलते हैं और नीचे के स्ट्रक्चर को रूट बोलते हैं और बीच के स्ट्रक्चर को नेक बोलते हैं। जो आप दांत देखते हैं अपने मुँह के अंदर देखते हैं, वो हमें सिर्फ क्राउन का पार्ट दिखता है। मतलब हमें सफेद पार्ट दिखता है जिसको हम क्राउन बोल रहे हैं। तो आप अपने सिर्फ क्राउन को देख पा रहे हैं। अब क्राउन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके ऊपरी पार्ट को इनामेल बोलते हैं, उसके अंदर के पार्ट को डेंटिन और उसके अंदर पल्प होता है। तो जिस तरीके से हम दांत के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो सबसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम पल्प बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं।
ब्लड वेसल्स और नर्व्स का काम होता है कि हम जो भी खाते पीते हैं और जो भी हमें सेंसेशन होते हैं, दर्द होता है, सेंसिटिविटी होती है या फिर ठंडा लगना या गर्म लगना, वो सेंसेशन नर्व के माध्यम से हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है और हमें एहसास होता है कि हमें क्या फील हो रहा है। अगर दांतों में सड़न बढ़ जाती है तो वो सिग्नल बहुत तेजी से हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं और हमें पेन की फीलिंग होती है, दर्द का एहसास होता है। तो किस तरीके से हम चाहते हैं कि इस तरीके से दांतों को स्वस्थ रखें कि वो जो सड़न है वो बढ़े ना। मेन टारगेट ये रहना चाहिए कि हम दांतों को स्वस्थ रख सकें। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि दांतों की जो ऊपरी सतह है इनामल, उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो दांत होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट दांत होते हैं। तो बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और बच्चों में 6 महीने से जो मिल्क टूथ आना स्टार्ट हो जाते हैं और 2.5 साल तक पूरे दूध के दांत आते हैं। वो दूध के दांत 2.5 साल से 6 साल तक बच्चों के मुंह में रहते हैं। उसके बाद 6 साल से दांतों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। पहले नीचे के सामने के दांत आते हैं, फिर ऊपर के दांत आते हैं, फिर धीरे धीरे सभी दांत आते हैं और 14 साल तक पूरे दांत, परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है कि दांतों की जो दांतों की ग्रोथ है वो 14 साल तक आ रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखिए। क्योंकि अपने बच्चे जो हैं उनकी ग्रोइंग पीरियड 14 साल तक अगर हमें अपने बच्चों के दांतों का ध्यान नहीं रखा तो ये हम बच्चों को प्रॉब्लम है, ये लाइफ लॉन्ग होने वाली है। क्योंकि जो परमानेंट दांत है वो तो 6 साल से आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी तो बच्चा है, अभी छोटा है, अभी तो 6 साल के बाद से आप ये समझिए अब जो भी दांत आ रहे हैं वो परमानेंट है। तो हमें उनकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दूध के दांत की केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दूध का दांत समय से पहले सड़ जाता है तो हमें उसे निकालना पड़ता है। और अगर हम दांत को जल्दी निकाल देते हैं बच्चों के दांत को, तो फिर उनमें आगे प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। दांत आड़े टेढ़े आ सकते हैं, दांत अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ सकते हैं, जिससे दांतों में उनको एक नया ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, जिनको हम ब्रेसेस बोलते हैं या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा फोकस आप लोगों को बताने का इतना है कि आप पहले से ही इतने ज्यादा अवेयर हो जाएं कि अपने बच्चों के दांतों का भी विशेष ध्यान रखें। क्योंकि अगर बच्चों के दांत सड़ गए, आप समझिए इस चीज को, बच्चों के दांत सड़ गए और अब मुझे निकालना पड़ा अगर उन दांतों को, तो वो प्रॉब्लम उनको बाद में फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, अवेयरनेस बीइंग अ पेरेंट्स हमें ज्यादा होनी चाहिए। हमें पता होगा तभी हम उनको बता पाएंगे, आप गाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना स्कूल में टीचर्स भी नहीं बता पाते। आप समझिए इस चीज को, ये स्कूल में टीचर्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें भी, मुझे ऐसा लगता है, बेसिक नॉलेज की अवेयरनेस की कमी है। उन्हें भी ओरल कैविटी के बारे में, दांतों के बारे में, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, बट कुछ टीचर्स ऐसे होंगे शायद उन्हें भी इतना अच्छे से नहीं पता हो। तो मेरा जो आज का सेशन है वो यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि आप लोगों को बेसिक चीजें पता चले, जिससे कि आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को ओरल डिसीज के प्रोग्रेशन को रोक पाए। मतलब बढ़े ही ना, प्रॉब्लम बढ़े ना, हम पहले ही उसको प्रिवेंट करें। और ये भी कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन पे बात करें। दोस्तों, आज में जो टॉपिक है मेरा प्रिवेंशन पे ही है। डेंटिस्ट्री बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सी चीजें आती है, ट्रीटमेंट पार्ट अलग चीज होती है, बट मैं ट्रीटमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आज सिर्फ प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। तो जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो सिर्फ प्रिवेंशन को लेकर ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि बड़े ना प्रॉब्लम स्टार्ट ही ना हो तो हम आगे ही ना पहुंच पाए, फिर आपको मेरे पास आना ही ना पड़े। मेरे पास क्या, दांत का दर्द लेकर ही आएंगे ना। तो अगर दांत का दर्द होगा ही नहीं तो आएंगे क्यों? तो मैं तो खुद नहीं चाहता कि आप मेरे पास आए। तो दोस्तों, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाना ही ना पड़े आपको, तो उसके लिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, बट पेशेंटली आप सुनिएगा। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे से और बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेसिकली, कि टूथ ट्रबल्स क्या है। टूथ ट्रबल्स मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और किन प्रॉब्लम की वजह से आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट आते हैं कि दांतों के ऊपर प्लाग जम जाता है, एक लेयर, सॉफ्ट लेयर जम जाती है, प्लाग बोलते हैं या टार्टर बोलते हैं। कुछ पेशेंट मेरे पास गम डिसीज को लेकर आते हैं, मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, पायरिया हो जाता है, आपने सुना ही होगा सबने। कुछ अल्सर, छालों की समस्याओं को लेकर आते हैं, कुछ को मुंह से दुर्गंध आना या बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, कुछ को एंगुलर चलाइटिस होती है, मुंह में छाले आ जाना,
कॉर्नर पे छाले आ जाना, या फिर ओरल कैंसर, या फिर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। तो हम एक-एक करके सभी प्रॉब्लम को आज डिस्कस करेंगे। प्लाक बेसिकली एक सॉफ्ट प्लाक क्या होता है? दांत के ऊपर एक सॉफ्ट डिपॉजिट होती है, एक लेयर जम जाती है। और वो लेयर कब जमती है? जब हम कुछ भी खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, अगर हम कुल्ला नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो एक सॉफ्ट लेयर डिपॉजिट फॉर्म में जम जाती है, जो कि बहुत स्टिकी लेयर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोटो में भी देख पा रहे हैं। तो ये जो लेयर है, ये जो येलो लेयर दिखेंगी, ये प्लाग होती है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लैकिश स्पॉट दिख रहे हैं, इनको स्टेन्स बोलते हैं। ये स्टेन्स भी हमारे खाने पीने से लग जाते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि जब ये प्लाग या लेयर बन जाती है, जिसको बायोफिल्म बोलते हैं, इस पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं और बैक्टीरिया इसमें जुड़ जाते हैं, या आप समझिए बैक्टीरिया उसके ऊपर अपनी लेयर बना लेते हैं। वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, मसूड़ों में या तो उसकी वजह से सूजन होती है, या दांतों में सड़न होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस प्लाक की जो लेयर है, इसको ही जमने नहीं देना है दांतों के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जब भी कुछ भी खाते हैं, हमें ब्रश करना। अगर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुल्ला जरूर करिए। आप अपने पास माउथ वॉश रखिए। माउथ वॉश के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सा माउथ वॉश अच्छे होते हैं, कौन सा टूथपेस्ट अच्छा होता है, और क्या ब्रशिंग टेक्निक होती है, तो सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट आप अभी ये ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। आप अगर घर पे हैं तो कोशिश करें ब्रश करें। अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट माउथ वॉश जरूर करें, और कुल्ला, अगर आप माउथ वॉश भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कुल्ला जरूर करें। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप अच्छे से माउथ वॉश करेंगे तो ये प्लाक की लेयर है वो डिपॉजिट नहीं होगी। दूसरी क्या होता है कि इसी प्लाक की लेयर के ऊपर एक लेयर और जम जाती है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, अगर हमने प्लाक की लेयर को नहीं निकाला, हमने ब्रशिंग नहीं करी प्रॉपर, तो ये लेयर बाद में कैल्सिफाइड हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाती है, पत्थर की तरह जम जाता है प्लाक। वहां और बैक्टीरिया अटैक करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे जो हमारे दांत के चारों तरफ बोन होती है, मसूड़े होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चालू करते हैं। तो उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस लेयर को? कैलकुलस, जो हार्ड डिपॉजिट होता है। अब वो हार्ड डिपॉजिट जो लेयर है, वो ब्रश से क्लीन नहीं होती है। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास स्पेशल मशीन होती है जिसको अल्ट्रासोनिक स्केलर्स बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, पानी होता है, मेडिसिन होती हैं। हम उसके थ्रू ही उनको, पत्थरों को रिमूव कर पाते हैं जो हार्ड डिपॉजिट होते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है अभी की बात में कि हम कोशिश करें कि ब्रशिंग ही प्रॉपर करें, माउथ वॉश करें, जिससे कि प्लाक कैलकुलस में ही कन्वर्ट ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आप डेली ब्रशिंग करिए, जैसे मैंने बताया आपको। डेंटल फ्लॉस एक तरीके का थ्रेड के फॉर्म में होता है। हम इसमें एक टेक्निक होती है जिसमें हम दोनों मिडिल फिंगर में थ्रेड को रैप अप करके हम फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के माध्यम से क्लीन करते हैं। मतलब दोनों दांतों के बीच में जो प्लाग है हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लॉसिंग टेक्निक है, फ्लॉस होता है, उसके थ्रू ठीक कर सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं, दांतों के बीच में गैप होता है, उनको साफ करने की मार्केट में इंटरडेंटल ब्रश आते हैं, उसके थ्रू भी हम क्लीन कर सकते हैं। तीसरा, हम माउथ वॉश, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम माउथ वॉश कर सकते हैं। तो माउथ वॉश में जो केमिकल होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल जो केमिकल्स हैं, उसके थ्रू भी प्लाक की लेयर को डिस्टर्ब हो जाती है और प्लाक हमारे दांत के ऊपर नहीं जमता। दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया, जो प्लाग और कैलकुलस है वो बेसिकली करते क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्लाग और कैलकुलस जमा होके जो मसूड़े के ऊपर, दांत और मसूड़े के ऊपर इन्फ्लेमेशन करते, सूजन करते। तो आपने देखा होगा कि आपको बैड ब्रीथ आना, दुर्गंध आना, या मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना एक प्राइमरी लक्षण है, प्राइमरी सिम्टम है कि आपको अब अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको डेंटिस्ट की विजिट करना है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है, कुछ भी एप्पल या कोई भी फ्रूट खाते वक्त आप देखते हैं कि मेरे एप्पल खाते वक्त ब्लड आ रहा है, या फिर ब्रश करते वक्त ब्लड आ रहा है, मतलब हमारे दांत में इन्फ्लेमेशन चालू हो गई है, प्लाक डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है, और वो प्लाक डिपॉजिट हमारे गम्स को नुकसान पहुंचाना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा मैंने बताया, आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ।
ब्रशिंग टेक्निक के बारे में मैं डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सेशन खत्म होने के बाद बीच में आपको एक ब्रशिंग टेक्निक का डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि आपको प्रॉपर ब्रशिंग कैसे करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रशिंग टेक्निक है जो आज के सेशन का एक सार कहूंगा मैं, कि अगर आप ब्रशिंग अच्छे से करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना। दोस्तों उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डेंटल केरीज। आपने सुना होगा कि दांत में कैविटी हो जाना, बच्चे के दांत जाना, बड़ों के दांत, किसी कैविटी मुख्य कारण है हमारी डाइट में हमारी सुक्रोज होता है, यश होता है जो मीठा ना खाएं, या हम बड़े लोग भी अवॉइड करें कि कम से कम मीठा खाएं, क्योंकि अगर हमारी डाइट में मीठा ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मीठा हमारी दांत की जो ऊपर की सतह होती है, इनामल के ऊपर अगर हम ये ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो शुगर होती है वहां इनामल के ऊपर जम जाती है, ठीक है, और वहां पे बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं और वो क्या कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, मीठा जो है ग्लूकोज है वो बैक्टीरिया, ओरल बैक्टीरिया, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो एसिड क्या करते हैं दांत को डिके स्टार्ट कर देते हैं, दांत में कालापन, सड़न आना। आप देखेंगे सबसे पहले काले काले स्पॉट दिखते हैं दांत के ऊपर, वो बेसिकली डिके आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आपको तभी ध्यान रखना है कि मेरे दांत में, अगर आपको खुद घर पे भी चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे ये काला स्पॉट आपके दांत में अगर कहीं पे भी दिख रहा है मतलब वो डिके स्टार्ट हो गया। अब हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर ये डिके या सड़न या कैविटी दांत की ऊपरी सतह इनामल तक है, आप फोटो में देख पाएंगे ऊपरी सतह इनामल या डेंटिन तक है, पहुंची है, तो दोस्तों आपको सिर्फ सेंसिटिविटी की फीलिंग होगी, सेंसिटिविटी का सेंसेशन होगा, मतलब आप कुछ भी खाएंगे आपको ठंडा लगेगा, तो लगेगा यार मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, सेंसिटिविटी लग रही है। दूसरा सिम्टम आपको आएगा, आपके दांतों के बीच में खाना फंसेगा, आपको फील होगा कि यार मैं कुछ भी खाता हूं तो एक जगह खाना फंस जाता है, तो खाना फंस रहा है मतलब वहां कैविटी स्टार्ट हो गई है। अगर आपके दांत के बीच में कहीं खाना फंस रहा है तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आपको कैविटी स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे अब प्रॉब्लम यही स्टार्ट होती है। क्या होता है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो इस स्टेज में मेरे पास नहीं आते हैं, वो बेसिकली जनरली आते हैं जब ये कैविटी बढ़ के नसों तक पहुंच जाती है। नस नीचे अंदर नसें हैं, ऊपरी सतह इनामल, बीच में डेंटिन और नीचे नसें हैं जिसको हम पल्प बोलते हैं। अगर वो सडन पल्प तक पहुंच गई तो एक शार्प शूटिंग पेन होता है, वो इतना भयंकर पेन होता है कि आप रात में सो नहीं पाते हैं। मेरे पास रात में फोन आते हैं कि सर मुझे बहुत भयंकर पेन हुआ है, तो मैं आपसे उनसे पूछता हूँ कि आपको पहले प्रॉब्लम कुछ हुई थी, आपको ठंडा लगा था पहले? उन्होंने बताया हाँ सर 15 दिन से मुझे ठंडा लग रहा है। तो 15 दिन से आप क्या कर रहे थे? ठीक है कोई बात नहीं, अब पेन हुआ है तो सर ये प्रॉब्लम है बढ़ गई, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब देखिए पेन हुआ है मतलब जो सड़न है वो अब ट्रीटमेंट जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट फिर हमें करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उन नसों को पूरा उस सिंगल विजिट में आपका काम होने वाला था। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते, वो फिलिंग कर देता, रिस्टोरेशन कर देता, आपका चार्ज भी कम लगता, पैसे भी कम लगते और आप प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब आपने उसको इतना बढ़ा लिया कि लगभग 5 से 6 हजार रुपए का आपका खर्चा भी हो जाएगा। दूसरा आपने पेन अलग बियर किया, आपने रात में नींद खराब करी और उसकी वजह से पूरे जबड़े में दर्द होता है। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारा इग्नोरेंस रहा, हमने सही टाइम पर डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, इसलिए आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो दोस्तों ये ध्यान
तो देखिए तो आँख ना खुल रहा है। अभी आप चुप बच्चा तो सिक्को खिलाते हो, तो रोते बच्चा चुप करके दिखाओ। से या फिर आड़े टेढ़े दांत होते हैं उसमें भी हमें कैविटी ज्यादा दिखती है। ये हाथ गिर गया। ड्राई माउथ की कंडीशन होती है, जब मुंह सूखा सूखा रहता है, आप पानी नहीं पिएंगे बार बार, अपने आप डीके के बारे में बताया कि कैसे डीके होता है, कैसे बैक्टीरिया एक्ट करके एसिड बनाते हैं, वह एसिड आपकी दांत को खराब कर देते हैं। ये तो ऐसी नेगेटिव करेगा तो मुझे वही दिया। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब नोट डाउन करिएगा कि जैसा कि जो एसिड क्रिएट हो रहा है, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज में क्या होता है कि जो पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, और वो एसिडिटी बढ़ने की वजह से रिफ्लक्स होता है, वो एसिड हमारी ईसोफेगस से हमारे मुंह तक आ जाता है, और खट्टी, जिसको हिंदी में खट्टी डकारे बोलना। तो ये प्रॉब्लम होती है काफी समय तक। ये जो प्रॉब्लम है मैंने देखा 30-40 इयर्स के बाद, 50 इयर्स इस एज ग्रुप में ज्यादा देखते हैं। तो उनमें क्या होता है, जैसे ही जो एसिड है मुंह तक आ जाता है, वो हमारे दांतों को एट्रीजन करता है, इरोजन कॉज करता है, मतलब हमारे दांतों की ऊपरी सतह इनामल को निकाल देता है। ठीक है, तो दांत पतले हो जाते हैं, दांत घिस जाते हैं। तो उन पेशेंट में मैंने देखा दांत घिसे हुए हैं। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आपके दांत कैसे घिसे, तो शुरू में तो वो कुछ नहीं बताते। जब मैं उनसे डिटेल में हिस्ट्री लेता हूँ तो फिर वो बताते हैं कि सर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है आपने अपने दांतों को, अपनी एसिडिटी को क्योर ना करके या उस पर ध्यान ना रख के अपने दांतों को भी खराब कर लिया। तो विशेष ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खट्टी डकार आना या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज है आपको, और तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं डेंटल कैविटी को? रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाएं, हर 6 महीने में एक डेंटिस्ट को विजिट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक बार जाके दिखाएं, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम होगी तो वो आपका डेंटिस्ट उसे पकड़ लेगा और वहीं के वहीं उन्हें ठीक कर सकता है। दूसरा, ये डेली ब्रशिंग करें, लो शुगर डाइट लें, फ्लोराइड टूथपेस्ट आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब में जो डिस्कशन का दौर अब बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। कृपया थोड़ा हाथ उठा के मुझे थोड़ा बताएं कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं रेगुलर डेंटल। इसमें हमें क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज में रेगुलर डेंटल चेकअप करना है, डेली ब्रशिंग करनी है, लो शुगर डाइट लेना, फ्लोराइड टूथपेस्ट। दोस्तों फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि कम ही लोगों को पता होगा ये चीज। फ्लोराइड टूथपेस्ट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टूथपेस्ट का, क्योंकि टूथपेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें टूथपेस्ट करना ही है। तो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसा टूथपेस्ट खरीदें जिसमें फ्लोराइड हो, ठीक है। और खासकर बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, जिनके कुछ नाम है, आप लिख सकते हैं। चीरो जेल है, कीडोडेंट है, पेडी फ्लोर है, 2-3 टूथपेस्ट है। तो जो 3 से 4 साल के ऊपर के बच्चे हैं, आप उनको ये टूथपेस्ट स्टार्ट करिए। उसमें क्या होता है, जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है 1000 से 1500 ppm के आसपास है। इनफैक्ट 1000 ppm के आसपास भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या होता है, फ्लोराइड हमारे जो दांत का इनामल होता है, इनामल बनता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल से। जो हमारा एनामल होता है वो 96% इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है, जिसको कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। तो जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है वो दांत को एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, मतलब दांत की जो स्ट्रेंथ आप देखते हैं ना, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट अगर कोई टिश्यू ऑर्गन है तो टीथ है, सबसे कठोर, पत्थर से भी कठोर। ठीक है, अब आप सोचिए हमारे दांत का सबसे कठोर पार्ट, हमारे बॉडी का सबसे कठोर पार्ट हमारा दांत है। तो क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव उस स्ट्रक्चर को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दांतों में कैविटी होने से रोकता है।
दांतों में मिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है, मतलब रीमिनरलाइजेशन करता है, मतलब जो कि हार्डनेस की प्रोसेस है, दांतों की मजबूती की प्रोसेस से कैसे दांत की मजबूती बढ़ सके उसको बढ़ा देता है। तो बच्चों में खासकर मेरा कंक्लूजन ये है कि आप कोशिश करें कि अपने टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो, ये देखिए जब भी आप मार्केट में खरीदने जाएं तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में बहुत सारे, आप लेबलिंग को पढ़ें कि इसमें फ्लोराइड है कि नहीं, आप पूछें कि भाई मेरे को फ्लोराइड टूथपेस्ट चाहिए। तो कुछ ब्रांड्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि आप कुछ ब्रांड्स हैं आप ले सकते हैं, जैसे स्टोलिन आर करके है, पैरोडोंटिक्स है, या फिर सेंसोडाइन के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें कि फ्लोराइड होता है, और ओमनीडेंट है ना। तो इस टाइप के टूथ पेस्ट हैं जिनमें फ्लोराइड होता है। कुछ कमर्शियल टूथपेस्ट भी हैं जिनमें फ्लोराइड होता है, उनमें आप देखिए कि फ्लोराइड है तो वो लीजिए। दूसरा, फ्लोराइड माउथ वॉशेस भी आते हैं जिसमें एमफ्लोर माउथ वॉश आता है, एक फ्लोराइड टूथपेस्ट भी है, आप लिख सकते हैं चाहे तो, एमफ्लोर टूथपेस्ट भी आता है। तो मैं आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली पता नहीं रहता है। तो कुछ टूथपेस्ट जो फ्लोराइड कंटेनिंग है वो आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट को आप बना सकते हैं और माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। दूसरी यहाँ प्रॉब्लम आती है जिस तरीके से बढ़ती है गम डिसीजेस के बारे में। तो गम डिसीजेस दो टाइप की होती हैं, एक जिंजिवाइटिस बोलते हैं और एक को बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। अभी आप लोग सुन पा रहे हैं? परफेक्ट परफेक्ट। तो मैंने बताया जी, ओके सर। मुझे लग रहा है शायद वो जो स्लाइड शेयर किया था उसके कारण थोड़ी सी आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी आवाज सुनाई दे रही? जी सर, जी 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 डॉक्टर वैभव जी सर। तो सेकंड गम डिसीजेस के बारे में बताया, तो फिर पेरिडोंटाइटिस जो गम डिसीज है वो भी होती है। मतलब पहले तो जिंजिवाइटिस होती है, मतलब गम्स में सूजन आती है, गम्स में सूजन आकर वो कन्वर्ट हो जाती है पेरिडोंटाइटिस। तो पेरिडोंटाइटिस में क्या होता है, पेरिडोंटाइटिस को हिंदी में पायरिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि आग की लेयर नहीं जमेगी, कैलकुलस नहीं जमेगा, तो हम पायरिया की स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे। और पायरिया जो कंडीशन रिवर्सिबल है, मतलब कि दांत के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दांत के चारों तरफ हड्डी होती है, मसूड़े होते हैं, अगर वो एक बार नीचे जाना स्टार्ट कर दें तो वापस से रीजनरेट नहीं होते हैं या वापस से नहीं बनते। एक बार दांत हिलने लगता है तो उसको हमें ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है कि हम उसको वापस से उसी कंडीशन में लेकर आए। कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टेक्निक हैं जो ट्रीटमेंट का हमारे पार्ट होती हैं, बट वो भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, जिनको हम ग्राफ्ट बोलते हैं, बोन ग्राफ्ट बोलते हैं या फ्लैप सर्जरीज बोलते हैं। तो फ्लैप सर्जरीज या बोन ग्राफ्ट करना एक तो बहुत महंगा प्रोसीजर है, और दूसरा उसमें ये गारंटी नहीं है कि वो कितना उसकी सक्सेस रहे, मतलब प्रोग्नोसिस उसकी कितनी अच्छी रहे, ये भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम कोशिश यही करें कि पायरिया में कन्वर्ट ही ना हो। अगर डेंटल प्लाक जमा हुआ है, प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट हुआ है, तो वो हम नहीं चाहेंगे कि वो पायरिया में कन्वर्ट हो। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप क्लीनिंग हाइजीन का जो मैंने बताया वो ध्यान रखिए। अगर आपको ब्लड आ रहा है तो आप पहले डेंटिस्ट को दिखा दीजिए, वो प्रॉपर क्लीनिंग कर देगा तो आपको पायरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा, मैंने देखा रिसर्च में भी ये देखा गया है, जब पायरिया होता है तो पायरिया में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, खासकर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस, एक्टिनोमाइकोमिटेंस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे मसूड़ों से ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारे हार्ट तक भी पहुंच जाते हैं, और उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए कि वो एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस भी करवा सकते हैं, और जो ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी को भी एथेरोस्क्लेरोसिस भी करवा सकते हैं। मतलब ब्लड में जो एंडोथेलियल है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर डिपॉजिट को करवा सकते हैं, क्लॉटिंग की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं, वहां पे एक खून का थक्का बन सकता है जो हमें बाद में हार्ट अटैक का भी कारण बनता है, या फिर हमारे जो बॉल होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से
वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो ओरल कैविटी है बहुत सारे बैक्टीरिया हम अपने मुंह में हैं, समझिए, हमने किसी भी बैक्टीरिया को मौका दिया वो अपना काम करेगा। तो अपन को कोशिश ये करनी है कि हम वहीं पे उस प्रॉब्लम को रोक पाएं। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, और उसके बाद आप अगर क्लीनिंग करवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम प्रोग्रेशन नहीं होगा तो बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़ों से खून आना, मवाद आना और दांतों का हिलना, ये समय से पहले दांतों का हिलना, ये सब समस्याएं हमें नहीं होगी। दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं, हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी देखते हैं, उसको बोलते हैं ओरल अल्सर या एप्सस अल्सर बोलते हैं। एप्सस अल्सर बेसिकली क्या होता है कि एप्सस अल्सर में मुंह के छाले जो बनते हैं वो क्या बनते हैं कि वाइट कलर के, येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, उसके चारों तरफ रेड कलर की लाइनिंग होती है और बहुत पेनफुल होते हैं। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर छाले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो छाले होने के मल्टीपल रीजंस हैं। दोस्तों, अगर छाला आपका है और 3-4 दिन से 5 दिन है तो वो अपने आप ही सबसाइड होगा। उसके मल्टीपल रीजन है, उसके फैक्टर ये होते हैं गैस्ट्रो, पेट से संबंधित कुछ वजह से भी छाले हो सकते हैं। आपके मुंह के अंदर अगर कोई नकली दांत लगे हैं तो उसमें इरिटेशन हो सकता है, उसकी वजह से दांत में छाले हो सकते हैं, या फिर आपको विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी छाले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मुंह के अंदर छाले होते हैं। तो हमारा मैं हर्बल लाइफ का बहुत अच्छा मल्टीविटामिन यूज करता हूँ, तो डेली एक मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। मल्टीविटामिन लेने से क्या होगा कि आपके मुंह की ओरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको कभी छाले नहीं होंगे। दूसरे मल्टीपल रीजन, स्ट्रेस की वजह से भी छाले होते हैं। तो ओरल लाइकन प्लानस एक कंडीशन होती है। ओरल लाइकन प्लानस में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है हमारे शरीर में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसका ओरल मैनिफेस्टेशन होता है लाइकन प्लानस। तो एक पर्टिकुलर टाइप के छाले होते हैं जो कि आपका डेंटिस्ट ही उसको समझ सकता है। तो अगर ऐसा लगे कि आपके छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, तो वो आपको बता पाएगा कि एग्जैक्टली रीजन क्या है। एक कॉमन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से छाले होना, ठीक है, आपका विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से छाले होना, मुंह के अंदर ऐसा कोई नुकीला स्ट्रक्चर, दांत का कोई पार्ट है या फिर आर्टिफिशियल दांत है उस वजह से छाले होना। जेनेटिकली भी रहता है, हेरिडिटी भी रहती है, कुछ लोगों में जेनेटिक भी रहती है कि 30-40% लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें जेनेटिक रहता है छाले आना, और उनको छाले आते हैं जाते हैं, ये चलता रहता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि छाले अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हैं तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। छाले मुंह के अंदर अगर नॉर्मली हुए हैं तो वो नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर वो 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा अपने दिमाग को अलर्ट मोड में लाना है और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि अगर वो छाले कंटिन्यू हैं तो मतलब कोई ना कोई रीजन है। हो सकता है वो छाला बड़ा हो गया, उसका साइज बढ़ गया है, तो ओरल प्री कैंसरस लीजन्स जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है ना। तो वो कंडीशन भी आ सकती है। तो हमें मुंह के छाले अगर 14 दिन से ज्यादा हैं तो ओरल प्री कैंसरस कंडीशन में हो सकते हैं। तो हम ओरल प्री कैंसरस जो लीजन्स है उसको हम दवाइयों से, अपनी हैबिट से, या कोई प्रॉब्लम्स है उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता हूँ तो वो डॉक्टर्स को पता रहता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, तो वो उस हिसाब से मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अगर यही छाले का आकार बढ़ रहा है, मुंह के अंदर के छाले का, हमें दिख रहा है कि ऊपर की जो सतह है वो में गठान बन गई है, छाले का साइज बढ़ गया है, हमें गटकने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या हमारी ओवरऑल हेल्थ में वेट लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमें ओरल डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट है, हमें बायोप्सी की ज़रूरत है। तो हम अगर ऐसा लगता है कि मुंह के अंदर छाले इरेगुलर तरीके से बढ़ रहे हैं, उनका साइज इरेगुलर है, ब्लड आ रहा है, टच करने पर टेंडरनेस बढ़ गई है, जैसे ही टच कर रहे हैं ब्लड आ रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी स्टार्ट हो गई है। तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो कमी यही होती है कि ओरल कैंसर के पेशेंट हमारा मैं इसमें तारीफ की बात नहीं है, भोपाल में
ओरल कैंसर के बहुत पेशेंट है पूरे इंडिया में। मुझे लगता है कि भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओरल कैंसर है बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूँ लोगों को, क्योंकि गुटखा खाना, खैनी खाना, तंबाकू खाना ये बहुत कॉमन हो गया और बहुत ज़्यादा लोग टबैको और स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग, टबैको बेसिकली कार्सिनोजेंस हैं। इसके अंदर लाखों केमिकल हैं। कौन सा केमिकल आपके बॉडी को ट्रिगर कर जाए? कौन सा केमिकल? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो 10 साल से गुटखा खा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हो नहीं सकती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, सबकी बॉडी अलग है, सबकी इम्यूनिटी अलग है। आपको हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बचा के रखी हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने ग्रुप में मेंबर, प्लीज़ गुटखा, तंबाकू को छोड़ दीजिए, क्योंकि 98-99% मैं तो कहूँगा 100% ही कहूँगा तो ओरल कैंसर को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें तंबाकू को छोड़ना ही पड़ेगा और स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओरल जो प्रॉब्लम है इसको मैंने एड्रेस किया कि छाला अगर बढ़ रहा है, साइज अगर उसका 1 से 1.5 इंच से ज़्यादा बढ़ रहा है और वो 12 से 15 दिन से ज़्यादा है, तो हम फिर उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएंगे क्या मेडिकेशन लेना है, क्या माउथ वॉश लेना है, क्या दवाइयाँ लेना है, वो आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम होती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है ओरल कैनेडियासिस बोलते हैं, जिसको ओरल थ्रश भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ओरल कैनेडियासिस। वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, कैनेडिडा अल्बिकेंस की वजह से होता है। वो क्या करता है कि हमारे जो लिप्स हैं, हमारे टंग है, हमारे गम्स है, उसके ऊपर एक वाइट लेयर बना देता है। वो लेयर ऐसी होती है जिसको हम स्क्रैप करेंगे, अगर हम कॉटन से या किसी से स्क्रैप करेंगे तो एक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हल्की सी ब्लीडिंग होगी। तो आप कभी देखिएगा आपके मुंह के अंदर कोई वाइट पैचेस तो नहीं दिख रहे हैं, वाइट लेयर तो नहीं दिख रही, कहीं पे कुछ एबनॉर्मल चीज तो नहीं दिख रही है। अगर वो एबनॉर्मल है, अगर वो कैनेडिडा है, तो वो एक आप समझिए कि एक फंगल इन्फेक्शन आपको हो चुका है। तो उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो इस तरीके से हम अपनी इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देखा गया है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मुंह में स्मेल आती है और क्या बोलते हैं तो मुंह में स्मेल आना, उस तरीके की प्रॉब्लम लेकर भी बहुत पेशेंट आते हैं। तो स्मेल आने के भी यही रीज़न है, मैंने आपको बताया पहले भी कि आपका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कहीं हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है। साइनसाइटिस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम अगर रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए अगर जाएँगे तो हम बहुत सी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएँगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको जो मेजर्स जो प्रॉब्लम है वो आप के साथ शेयर करी हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अब हमें प्रिवेंट कैसा करना है, अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है कि आपको सबसे पहले डाइट करनी है। दोस्तों अपनी डाइट में फाइबर इंटेक थोड़ा ज़्यादा करिए, अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करिए, शुगर को बिल्कुल खत्म करिए, क्योंकि चाय आप पीते हैं, अगर वैसे तो आप हर्बल लाइफ से जुड़े हैं, आप फ्रेश ही पी रहे होंगे, मैं भी अब फ्रेश पीता हूँ। तो चाय जो होती है बेसिकली उसके अंदर शुगर होती है, तो शुगर ही मेन कॉज़ होती है। फिर जो कैंडीज़ होती हैं, बच्चों को अगर आप चॉकलेट देते हैं, आप स्नैक्स देते हैं जो कुरकुरे हैं या चिप्स हैं, ये भी दाँतों में स्टिक हो जाते हैं और प्लाक को एक्युमुलेट करते हैं और अल्टीमेटली टूथ डिके का कारण बनते हैं। तो बच्चों को जो आप चॉकलेट दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, ये चीज़ें पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फास्ट फूड जो हम खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें कम से कम दीजिए, अवॉइड ही करें। रात में 2 टाइम ब्रशिंग ज़रूर करें। सुबह ब्रश करिए, रात में ज़रूर ब्रश करिए और कुछ भी खाते-पीते हैं, उसके बाद आप कुल्ला ज़रूर करिए। इन बिटवीन स्नैकिंग बंद करिए। इन बिटवीन मील स्नैकिंग, खाने के बीच में जो स्नैकिंग करते हैं, वो सब बंद करिए, क्योंकि वो दाँत में चिपकी रह जाती है और फिर वो बाद में कैविटी का कारण बनती है या प्लाग या फिर पेरियोडोंटाइटिस का कारण बनती है। ठीक है? आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करिए।
फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करिए, माउथ वॉश अच्छा माउथ वॉश यूज़ करिए, फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश यूज़ करिए। कुछ एक चीज़ मैं आपको टूथपेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। टूथपेस्ट के अंदर एक कंटेंट होता है सोडियम लोराइल सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट बेसिकली फॉर्मिंग एजेंट होता है, वो फॉर्मिंग क्रिएट करता है। बहुत से पेशेंट में देखा है या बहुत सी बार देखा गया है 99% टूथपेस्ट में यही होता है। इनफैक्ट हमारे साबुन में भी होता है, डिटर्जेंट में भी होता है, और भी जहाँ-जहाँ फॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो कंटेंट वो केमिकल हमारे टूथपेस्ट में होता है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट कभी-कभी कुछ केसेस में मुँह में छालों का कारण भी बन जाता है, म्यूकोसाइटिस का कारण, स्टोमेटाइटिस का कारण भी बनता है। अगर आपके मुँह में ऐसा लग रहा है आपने टूथपेस्ट चेंज किया या आपको टूथपेस्ट चेंज करने के बाद मुँह में छाले हो रहे हैं या फिर टूथपेस्ट या फिर मुँह में छाले की समस्या लगातार बढ़ी हुई है, तो हो सकता है आपके टूथपेस्ट में वो कंटेंट हो जिसकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो और वो छाले का कारण बनता है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट एसएलएस बोलते हैं, तो एसएलएस फ्री टूथपेस्ट भी मार्केट में आ गए हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे पेशेंट को स्टोलिन आर, ओमनीडेंट, पैरोडोंटेक्स, कुछ एमफ्लोर, कुछ ऐसे टूथपेस्ट हैं जिनमें एसएलएस नहीं होता है, एसएलएस फ्री है। तो आप चाहें तो एसएलएस फ्री टूथपेस्ट भी ले सकते हैं। मगर अगर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है तो एज़ सच क्लिनिकल स्टडीज़ में ऐसा आया नहीं है कि उसकी वजह से कैंसर या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक सच में ऐसा नहीं है, बट हाँ, ये ज़रूर आया है कि वो म्यूकोसाइटिस का कारण बनता है। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एसएलएस फ्री टूथपेस्ट भी ले सकते हैं, बट अपन को फ्लोराइड उसमें ध्यान रखिएगा कि सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड कंटेंट किसी भी मात्रा में हो। दूसरा ये कि मैंने आपको पहले बताया तो फ्लोराइड हमारे शरीर में टूथपेस्ट के थ्रू 1000 से 1500 ppm तक हम फ्लोराइड ले सकते हैं। फ्लोराइड एक ऐसा चीज़ है, टूथपेस्ट की बात करूँ, कि हमें ज़्यादा भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना है। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में फ्लोराइड की आवश्यकता भी नहीं है, एक मिनिमल कंसंट्रेशन में आवश्यकता होती है, खासकर बच्चों को ज़्यादा होती है। अब डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो आजकल हम लोग के पास टॉपिकल फ्लोराइड भी होते हैं, एक जेल फॉर्म में फ्लोराइड होता है। तो साल में 2 से 3 विज़िट में हम एक ट्रे देते हैं, दाँत के ऊपर उसको फ्लोराइड को लोड करते हैं ट्रे के अंदर और लगा के रखते हैं 10 मिनट तक, जिससे कि फ्लोराइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में दाँत के ऊपर इनामल उसको एब्ज़ॉर्ब कर ले और एंटी कैरियस इफ़ेक्ट उसका रहता है, मतलब कैविटी को प्रिवेंट करता है। तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएँ, बच्चों को डेंटिस्ट के पास लेकर जाएँ, तो उनसे बोलिए कि सर मेरे को कैविटी के लिए स्पेशली फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाना है बच्चे का, या फिर टॉपिकल फ्लोराइड या फ्लोराइड जेल, ऐसा कुछ आप बताइए जिससे कि बच्चों को कैविटी बढ़े ना। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ टॉपिकल फ्लोराइड, एसिटेटेड फॉस्फेट फ्लोराइड होता है, जेल के फॉर्म में आता है, वो हम एप्लीकेशन करते हैं। कुछ वार्निश होते हैं, दांतों के ऊपर पेंट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ विजिट्स में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेनिंग जो टूथपेस्ट मैंने आपको बताया, पेडी फ्लोर हो गया, आपका चीरियो जेल वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब बच्चों को बबल गम फ्लेवर में आता है, अच्छे फ्लेवर्स में आता है। तो आप बच्चों को करवाएँगे तो वो एन्जॉय करेंगे उसको। उसको ऐसा नहीं है कि उन्हें बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो एकदम चॉकलेट, मतलब बबल गम फ्लेवर में है, अच्छे फ्लेवर में है, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो चॉकलेट ही खा रहे हैं। तो सबसे अच्छा ये कि आप उनको टूथपेस्ट बच्चों को ऐसा दें जिससे वो कंप्लायंस अच्छा हो, बच्चे उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है? उसके बाद हम ब्रशिंग टेक्निक के बारे में मैं अभी आपको एक डेमोंस्ट्रेशन दूँगा। ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है दोस्तों, कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें ब्रश करना कैसे। टूथपेस्ट की गलती नहीं है, टूथपेस्ट की गलती नहीं है, टूथ ब्रशिंग टेक्निक की गलती है। हमें टेक्निक नहीं पता कि हमें ब्रशिंग कैसे करनी है। टूथपेस्ट लगभग सभी ठीक है, जब तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है, मेजर कुछ इश्यू नहीं है, तो हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। बट जनरल पब्लिक के लिए आप नॉर्मल टूथपेस्ट भी करें, मगर प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो मैं टेक्निक का डेमोंस्ट्रेशन अभी आपको दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे हैं? सभी लोग देख पा रहे होंगे? ठीक है। जी सर। देख पा रहे हैं, ओके। जो ब्रश होता है बेसिकली हमें एक सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। ब्रश हमारा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है। बहुत से पेशेंट आते हैं, हार्ड ब्रश कर रहे हैं सालों से और कुश्ती कर रहे हैं, अपने दाँतों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं। पूरे दाँत उन्होंने अपने खराब कर लिए ब्रश की वजह से।
उनके दांतों में कैविटी नहीं थी, उनके दांतों में डिपॉजिट नहीं था, उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने अपने दांतों की जो ऊपरी सतह इनामिल है, इनामिल को घिस दिया, तो यहाँ से सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है, दांतों की इस सरफेस पे एब्रेजन हो जाता है। तो ये किस वजह से हुआ? ये रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक की वजह से या रॉन्ग ब्रश यूज करने की वजह से हुआ। तो हमें करना क्या है, एक सॉफ्ट ब्रश लेना है, ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे, ये जो जंक्शन है गम्स का और दांतों के बीच का एक जंक्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हमें इसको 45 डिग्री पे रखना है और फिर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करना है, आगे पीछे और नीचे की तरफ, ऊपर के दांतों में नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से 3 दांतों को आप टारगेट करिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्लाइड सर्कुलर मूवमेंट भी आप कर सकते हैं, और जो डिपॉजिट है उसको हम नीचे की तरफ निकालना है, मतलब जो डिपॉजिट है वो इन दांतों के बीच में जमा हो रहा है, समझिएगा, दांत के बीच में जो गम्स है यहाँ जमा होता है, जिसको हम कोल भी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम कोलगेट है। कोलगेट का मतलब यही होता है कि दांत के वजह जो बीच में जो होता है उसको कोल बोलते हैं। तो ये जो कोल सरफेस है, ये अंदर का जो बीच का इंटरडेंटल जो गम्स है, उसको हम नीचे की तरह से यहाँ से डिपॉजिट ऊपर से नीचे की तरफ करना है, सामने के दांतों में भी ऊपर से नीचे की तरफ, स्लाइड सर्कुलर मोशन और नीचे की तरफ। इस टेक्निक को बोलते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइंटिफिक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। तो मॉडिफाइड बास टेक्निक से हमें ऊपर से नीचे की तरफ, सेम प्रोसीजर हम नीचे के दांतों में आप करेंगे। तो नीचे के दांत आप देख पा रहे हैं, ये मॉडल है मेरा, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है, आगे पीछे, नीचे से ऊपर, आगे पीछे, नीचे से ऊपर, या स्लाइड सर्कुलर मूवमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट है कि दांतों के बीच की जगह यहाँ पे हम डिपॉजिट को नहीं जमने देना, यही प्लाक जमा होता है और ये प्लाक ही बाद में टूथ डिके का कारण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे के दांत को भी नीचे से ऊपर, ऊपर के दांतों को भी सर्कुलर ऊपर से नीचे, ठीक है, या फिर ऐसे सर्कुलर मूवमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अंदर की जो सतह है उसमें आगे पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यहाँ पे भी आगे पीछे, और इस सरफेस को जो नीचे के सामने के दांत हैं उनको आपको ठीक कर, उनको अगर क्लीन करना है तो ब्रश को वर्टिकल पकड़ना पड़ेगा, वर्टिकल पकड़ के, या फिर अगर मैं ऊपर से दिखाऊं ऊपर वाले दांत के लिए भी सेम पकड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हमें मूवमेंट करना है, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये, और नीचे भी सेम। अगर आप इस तरीके से ब्रशिंग करेंगे और आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं जंक्शन पे 40, थोड़ा सा दांत को जो ब्रश है हल्का सा 45 डिग्री के एंगल पे रखूं, हल्का सा टिल्ट करके ऊपर से नीचे से करूं, तो यहाँ इस जगह पे डिपॉजिट नहीं जमा होंगे, कभी प्लाग नहीं जमेगा, कभी कैलकुलस नहीं जमेगा, कैविटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये ब्रशिंग टेक्निक, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेक्निक अंदर के दांतों में भी हम सेम तरीके से करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, देख पा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर के दांतों में भी सेम, ऊपर से नीचे की तरफ। अब इस तरीके से करेंगे। और बच्चों को अगर इस तरीके से, ये ब्रशिंग टेक्निक मैंने अडल्ट के लिए बताई है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों को अगर आपको ब्रश करना है तो फोन्स टेक्निक होती है। फोन्स टेक्निक में क्या करते हैं, बच्चों को हम बोलते हैं सिर्फ सर्कुलर मोशन में करें। आप बच्चों का ब्रश लीजिए, उनको सिखाइए कि ऊपर से नीचे सर्कुलर मोशन बनाए, जीरो बनाए, जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है, ऊपर से नीचे, यहाँ भी जीरो बनाना है। अंदर की सरफेस को प्रॉपर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल पूरा ऐसे स्क्रैप करना है इस तरीके से, और जीरो बनाते हुए मोशन करना है। तो एक बहुत इजी टेक्निक है जो फॉन्स टेक्निक, बच्चों को तो आप जीरो बना के कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया 45 डिग्री जंक्शन, जो जंक्शन है हमारे मसूड़ों दांत के जंक्शन पे 45 डिग्री के एंगल पे रख के फिर ऊपर से नीचे की तरफ तरीके से, नीचे वाले दांत पे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में करिए। तो ये टेक्निक से आप ब्रश करेंगे तो 2 से 2.5 मिनट लगेगा आपको प्रॉपर ब्रशिंग करने में। 2 से 2.5 मिनट में आपकी अच्छे से ब्रशिंग हो जाएगी, ठीक है। ना बहुत जल्दी करना है, ना बहुत देर तक करना है। 2 से 2.5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। जल्दीबाजी में ब्रश करते हैं लोग बाग, फटफट फटफट किया, कैसा करा, ना अपने प्लाक को निकाला, ना अपने प्रॉपर डिपॉजिट क्लीन करा। और दांत को घिस देने से दांत साफ नहीं होते हैं। या आप सोचो कि मैं बहुत तेजी से रगड़ दूंगा, कुश्ती करूंगा तो दांत, इनफैक्ट दांत के ऊपर का जो एनामेल है, एनामेल निकल जाता है। ये जो एनामेल है ना, ये व्हाइट जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से घिस जाएगा, पूरा एनामेल निकल जाएगा। और एक बार एनामेल चला गया तो वापस नहीं आता है, ये रीजनरेट नहीं होता है एनामेल। आप ये समझिए, शरीर के सभी पार्ट रीजनरेशन की पावर भगवान ने दी है, मगर हमारे एनामेल हमारे दांत को नहीं दी है। दांत को सिर्फ
रिस्टोर किया जा सकता है, रिस्टोरेशन किया जा सकता है, बट रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम खराब क्यों करना, जब अच्छा खासा भगवान ने दिया है तो उसको हम जबरदस्ती तेजी से ब्रश करना, हार्ड ब्रश यूज करना ही नहीं है। प्यार से काम करो, आराम से करिए ब्रशिंग, 2 से 2.5 मिनट लगेंगे, टाइम लगेगा, करिए, आराम से करिए। तो इस तरीके से आप ब्रशिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये ब्रशिंग टेक्निक हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टूथपेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है आप ध्यान रख सकते हैं फ्लोराइड हो उसमें, और मेन कंटेंट फ्लोराइड होना चाहिए, और एसएलएस अगर नहीं हो तो ठीक है। एसएलएस फोमिंग क्रिएट करता है बेसिकली। अगर आपको एसएलएस से प्रॉब्लम नहीं है तो आप एसएलएस वाले टूथपेस्ट भी ले सकते हैं जो आप रेगुलर लेते हैं। सेंसिटिविटी के लिए पेशेंट आते हैं कि दांतों में झंझनाहट है, सेंसिटिविटी है, तो उनका मेन कारण यही होता है कि इनामेल निकल गया है, तो हम फिर मेडिकेटेड टूथपेस्ट उनको बताते हैं। तो वो उन पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ही होता है। हम रेगुलरली हमें मेडिकेटेड टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, रेगुलर टूथपेस्ट दोस्तों आज का सेशन को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से काफी समय मैंने आप लोगों का 1 घंटा हो चुका है, तो यही सेशन में आपका अपना एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और मैं सिखा पाया हूँगा, मैं समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से हमने ओरल हाइजीन को, ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओरल हेल्थ हमारे शरीर का, तो आप प्लीज इसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। अपनी डाइट का, जो हम डाइट ले रहे हैं हर्बल लाइफ में भी हम जो बैलेंस डाइट लेते हैं, जो डाइट लेते हैं उसमें हम कार्ब और शुगर तो लेते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अपने दांतों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। और इस तरीके से आपको जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उनका आप ध्यान रखेंगे तो आप लंबे समय तक मुस्कुराते रहेंगे। आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट एक अलग ही सेशन होगा। अगर मुझे मौका मिला तो ट्रीटमेंट के बारे में भी कभी बताऊंगा आपको, क्योंकि अब हम प्रिकॉशन रखेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे तो ट्रीटमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो मेरा कॉन्सेप्ट जो पहली लाइन बोली थी, तो वही मेरा ये है कि आप प्रिवेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिए, अपने दांतों को सुरक्षित रखिए, अपने ओरल हेल्थ को अच्छा रखिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। कोई क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो आप। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव, आपने इतना जबरदस्त सेशन दिया है कि मुझे बहुत जोर देके बोलना पड़ रहा है। जबरदस्त सेशन आपने दिया है, और आई एम श्योर सबके मन में बड़े सारे सवाल है कि मुझे तो ये भी है, मुझे तो ये भी है, मुझे तो ये भी है, मेरे पापा को, मम्मी को, बेटे को, भाई को, सबको कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सेशन देख के रियलाइज हुआ है, मुझे भी हुआ है। तो क्या आपके पास थोड़ा सा समय है कि हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ले सकें, फर्स्ट 5 सर? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लेंगे, एंड शॉर्ट में सब लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉक्टर वैभव का इतना प्रीशियस टाइम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो जी, सो पायल गोयल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज आपका जो क्वेश्चन है वो पूछिए। या गुड मॉर्निंग मैम। ये है कि वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। पायल जी का वीडियो ऑफ है, इनको नहीं लेंगे हम, जिनका वीडियो ऑन है उसी को ले सकते हैं ना। मुनेशी जी को लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मुझे 2 साल से अकल डाढ़ आ रही है, मतलब वो निकल नहीं रही है, और मेरे मतलब फैट में घाव भी हो रहा है, और उनमें से मैंने एक तो निकलवा दी है, और मतलब वो मतलब जरूरी है क्योंकि मतलब ऑप्शन निकलवाना ही है क्या, क्योंकि वो अच्छे से आ नहीं रही है सर। मैडम क्या होता है कि अकल दाढ़ आने की एक एज होती है, 18 से 20 साल या 18 से 24 साल के बीच में वो आ जाती है, क्योंकि हमारे जॉ का डेवलपमेंट इस एज तक हो जाता है, हमारे जबड़े, तो दांत को निकलने की जगह नहीं मिल पाती है। जो अकल दाढ़ है उसको निकलने की जगह नहीं मिल पाती है, तो वहीं अटक जाता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ मसूड़े कवर कर लेते हैं उसे, और जब हम कुछ भी खाते पीते हैं वहां पे हमें डिपॉजिट जमा होता है, प्लाक जमा हो जाता है, और जो वापस बार बार सूजन का कारण बनता है, तो वहां स्वेलिंग आती है, जिसको हमारी लैंग्वेज में पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं। तो जो पेरिकोरोनाइटिस की प्रॉब्लम है ये बनी हुई रहती है। आपने हाइजीन मेंटेन कर ली, आपने कुल्ला किया, ब्रशिंग करी, तो थोड़े टाइम ठीक हो जाएगी, आप दवाइयाँ लेंगी तो सूजन कम हो जाएगी। मगर आप अगर उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहती हैं तो मेरे हिसाब से आप डेंटिस्ट को विजिट करिए और उसको निकलवा लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वजह से होगा क्या, एक तो ये प्रॉब्लम बढ़ी रहेगी, और दूसरा आपके पड़ोस वाला उसके दांत के बाजू ये तो फिर जाएगा। सर
सफेद और ब्लैक पेंट नेक नेक तो पहन रहे हैं जिन्हें 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 धरे हो और के तुम तो नहीं पहन यस पायल जी। बस बहुत आ जाए सर मेरी बेटी जो है उसके दांतों पे पहले कुछ जमा रहता था, तो अब उसके दांत ना काले होके टूट गए हैं। तो धरे हो और पेंट पहना तो है ना सर आवाज सुनाई। हेलो। हेलो हाँ जी हाँ मैडम, फिर से बोलिए, थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया मुझे। सर, मेरी बेटी है उसके दांतों पे ना कुछ जमा रहता था, लेकिन अब उसके दांत ना काले होके टूट गए हैं। कितनी एज है बेटी की? अभी 5-4 साल की है। 4 साल की एज है, दांत सामने की टूट गए? हाँ जी, और काले भी हो गए हैं। मैडम आपकी बेटी का आपने ध्यान दिया कि वो मीठा तो नहीं खाती, बहुत ज्यादा स्वीट तो नहीं लेती है, चॉकलेट? चॉकलेट्स वगैरह जी मैडम, बहुत। हाँ तो वह यही है, मैंने आपको पहले भी बताया मेरे सेशन में कि आजकल मेरे पास बच्चे 4-5 साल के बच्चे बहुत आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा जो कैविटी है, केरीज है, ये बहुत बढ़ गई है। तो इसमें मैडम क्या तरीका है? ये तो कैविटी की वजह से दांत बढ़े हैं। और कैविटी क्यों हुई है? क्योंकि आपको पता है मीठा बहुत ज्यादा बच्चों को आपने लिया है, तो इस वजह से। तो अभी तो मैडम 4-5 साल की एज है, अभी वो बिल्कुल कोऑपरेटिव स्टेट में नहीं है। किसी भी डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे तो वो बैठेगी नहीं वहां पे डेंटल चेयर पे। दूसरा, आप प्रिकॉशन ये रख सकते हैं कि आपको मैंने बताया फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जो बच्चों के आते हैं, फ्लोराइड वाले, आप वो करवाना स्टार्ट करिए इसको। ठीक है सर। ठीक है, इनिशियल कैविटी होगी तो फिलिंग वगैरह होगी, बट क्या होगा ना सर मैडम, 4 साल की एज है, वो बैठेगा नहीं। अगर वो 5 या 6 साल की जैसे हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आप डेंटिस्ट के पास विजिट करिएगा, तो फिर वो डेंटल ट्रीटमेंट करेंगे। अभी आप प्रिवेंटिव डेंटल ट्रीटमेंट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टूथपेस्ट लीजिए फ्लोराइड का। तो फ्लोराइड कंटेनिंग बच्चों के जो टूथपेस्ट आते हैं, चीरियो जेल वगैरह है, पेडी फ्लोर है, वो आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई चलो अगर तो कंधा तो चिपकाएगा, चलो दो यस निशी। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे करीब ये 24 इयर्स हो गए सर। ये मेरे दांत के अंदर जो दाढ़ होता है उसके अंदर कैविटी सा दिखा था, लेकिन मेरी बच्ची आज बड़ी मतलब वो मैं तब प्रेग्नेंट थी और मेरी बच्ची आज 20 मेडिकल में है वो भी, लेकिन मुझे कुछ लोग बोले कि अरे नहीं ये दांत निकलवा दोगी तो क्या होगा कि तुम्हारी आंखों पे असर होगा, तुम्हारी आंख कमजोर हो जाएगी। तो मैं उसको अब फिर मैं सोची कि अच्छा डिलीवरी के बाद निकलवा लेंगे, मगर वो आज बच्ची अभी इतनी बड़ी हो गई और लेकिन मैं उस दांत उसी हालत में है, कैविटी पीला पीला सा अंदर दिखता है और मैं उसको निकलवाई नहीं सर। देखिए मैडम, निकलवाना है या नहीं निकलवाना है ये डेंटिस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है? ये अच्छा। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि उसे निकलवाना है। और मैं जी हाँ, पहले आप डेंटिस्ट को विजिट करिए, तो वो डॉक्टर एक्सरे करेंगे और एक्सरे करने के बाद दांत की एक्चुअल कंडीशन के आधार पर बताएंगे कि उसको निकलवाने की जरूरत है कि भी नहीं। अगर वो दांत का स्ट्रक्चर बचा है, इनामल बचा है या टूथ का पोर्शन बचा हुआ है, तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के माध्यम से, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसको दांत को बचा लेते हैं, इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। दांत को निकालना आज की डेट में बहुत लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए। हम दांत को निकालते नहीं है, हम कोशिश करते हैं दांत को बचाया जा सके। ओके, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि प्रिवेंशन करें। चलिए प्रिवेंशन नहीं कर पाए तो भी हम कोशिश करते हैं फिर भी दांत को जिस हद तक बचा सकें। आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो हम दांत को बचाते हैं। दांत को बचाने के बाद रूट कैनाल करके कैप लगा देते हैं, जिससे कि दांत वापस से जिस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो आप अभी अपने मन से एक धारणा मत बनाइए, आप डॉक्टर को दिखाइए, वो बताएंगे कि निकालने की जरूरत है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आंखों पे असर होता है कि नहीं। ये मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, उन सबका एक कॉमन क्वेश्चन है, तो उसको एड्रेस करूंगा। आंखों पे कोई असर नहीं होता है। आंखों की जो नर्व है वो अलग है, दांतों की नसें अलग हैं, नर्व अलग है। तो हम इंजेक्शन देते हैं या हम शून्य करते हैं तो सिर्फ हमारे दांत को ही हम शून्य करते हैं, आंखों पे इस पे कोई असर नहीं होता। ये धारणा गलत है। तो आप बेझिझक होके, अगर डॉक्टर बोलता है निकालने को, तो आप बेझिझक होके निकलवाइए। आंख का नंबर नहीं बढ़ेगा, आंख बिल्कुल आपकी सही रहेंगी। ठीक है मैडम? थैंक यू। ओके।
हाँ सर, गुड सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैंने 2 साल पहले अपने दांत की आरसीटी करवाई थी, पर उसमें अभी है ना कभी कभी हल्का पेन महसूस होता है, तो इसके लिए क्या दोबारा आरसीटी करवाऊं या फिर क्या करूं मैं इसके लिए? मैडम, अगर आरसीटी को कितना साल हो गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कंप्लीट 2 हुए? ईयर हो गए सर, 2 2 साल ईयर। हो गए। और वो 2 साल से पेन अभी स्टार्ट हुआ है या उसके बाद से भी पेन था? नहीं नहीं, उस टाइम तो नहीं था, पर कुछ महीनों से हुआ है, पर कभी कभी होता है, ऐसे रेगुलर नहीं होता। रेगुलर नहीं होता। मैडम एक बार डेंटल चेकअप की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपका बाजू वाला दांत, जिस दांत में आरसीटी हुआ था, उसके बाजू वाले दांत में कैविटी स्टार्ट हो गई हो। जैसे आरसीटी वाले दांत में भी हो सकता है क्या ऐसा हो पेन सकता वगैरह? हो सकता है। बहुत 90% तो नहीं होता है मैडम। 10% चांसेस कोई भी ट्रीटमेंट को रिपीट करने के भी रहते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए ओरल कैविटी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, तो कौन सा बैक्टीरिया कहाँ पे काम कर रहा है, हमने हाइजीन मेंटेन नहीं करी तो वापस से उसी दांत में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो री रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं री आरसीटी, उसके चांसेस भी रहते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कुछ दांत में वापस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें फिर री आरसीटी करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर क्लीनिंग फिर से करनी पड़ती है और फिर से रूट कैनाल करना पड़ता है। तो कैप लगा था सर, कैप लग रहा है? कैप को निकालेंगे, अच्छा कैप को निकाल कर पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आता है ना। और दूसरा ये होता है बगल का दांत हो सकता है, आजू बाजू के दांत की प्रॉब्लम हो तो उसको एड्रेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे दांतों में अंदर की तरफ जड़ों में काला काला जमा हुआ है, और मैं डेली ब्रश करना ये सब कुछ मैं मेरी तरफ से पूरी सावधानी बरतता हूँ, उसके बाद भी वो जमा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूँ? और कुछ अलग? काला काला जमा है, अगर वो पत्थर जैसा जमा हुआ है, हार्ड डिपॉजिट है, आपने फील किया कि कुछ कठोर सा पार्ट, हार्ड सा कुछ दिख रहा है? हाँ, दूसरा रीजन होता है, एक तो कैलकुलस होता है जिसको हार्ड डिपॉजिट, दूसरा स्टेन्स होते हैं, मतलब काले धब्बे पड़ते हैं जो हम खाते पीते हैं, उसके स्टेन्स भी आ जाते हैं दांतों के ऊपर, निशान पड़ जाते हैं। तो वो आपके ब्रश करने से ठीक नहीं होंगे, उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। मशीन से अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, उससे वो साफ हो जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे? हट जाएंगे। और उसके बाद जी, ये होने का रीजन क्या रहता है? रीजन ये होता है कि जो हम खाते पीते हैं ना, जैसे चाय कॉफी पीते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर जो स्टेन्स होते हैं ना, जैसे मसालों का भी एक फ्लेवर कलर होता है, चाय का एक कलर होता है, टी के स्टेन्स, वो स्टेन्स जमा हो जाते हैं और वो एक लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो ब्लैक टाइप से है वो, एकदम ब्लैक है। अगर वो ब्लैक कलर, वही मैंने बोला आपको, डेंटिस्ट को विजिट करिए। मल्टीपल रीजन हो सकता है, कैविटी चालू हो गई हो, सड़न चालू हो गई हो, आप जैसा बता रहे हैं, तो वो क्या है ना कि एक बार आप विजिट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से और बता पाएंगे, है ना। जो मेन रीजन होता है ये हो सकता है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना बड़ा वाला थैंक यू बोले हम आपको उतना कम है। एंड मैंने इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया है, इतना सारा मैंने लिखा है, इसमें इतने सारे नोट्स बनाए हैं। क्विकली मैं एक बार रिवाइज करूंगी 1 मिनट में, बट एक बार मैं सबसे ऐसे पूछना चाहूंगी, वेव हैंड करके बता सकते हैं। मजेदार सेशन था, अच्छा सेशन था बहुत, ऐसे करके बता सकते हैं, राइट? बहुत बेनिफिट हुआ। और डॉक्टर कैसे थे हमारे? डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, है ना। तो डॉक्टर्स भी बहुत प्यारे होते हैं, राइट? एंड जैसे सर आपकी क्लिनिक का नाम ही आपने खुद बताया, वैसे ही आप हैं, इतने स्माइल के साथ आपने हमें इतना अच्छा समझाया। सो मेंटल हेल्थ सबके क्लब में होता है, आई एम श्योर सब लोगों को मेंटल हेल्थ एजुकेशन मिलती है। उसमें क्या सिखाया जाता है? किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, है ना, किसी से बैर नहीं रखना। बट हमारी दुश्मनी किससे है? म्यूटेंट से। अगर आपने नोटिस किया हो, सर ने बोला था एक बैक्टीरिया, राइट? तो छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, एंड उस बैक्टीरिया से हमें दुश्मनी रखनी है। उसके अलावा कुछ जो क्विक चीजें जो आप सुनते भी होंगे, आप सबके क्लब में बताते होंगे, कोचेस बताते हैं, सीनियर कोचेस बताते हैं, और नितेश सर ने हमेशा ये छोटी छोटी चीजें हमें बताई हैं, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हैं तो मुझे वो चीजें याद आती रहती हैं। जैसे कि हैबिट्स ही हमारी हैबिट्स ही डिफाइन करती है कि हम कैसे हैं। तो अगर अभी तक आपकी हैबिट्स आपके टीथ को लेके, दांतों को लेके खराब है, तो उसको जल्दी से सुधार लीजिए। जैसे सर ने बोला अभी, डॉक्टर वैभव ने, कि खतरे की घंटी है ना, डराना मकसद नहीं है, बट आपको अवेयर करना, ताकि उस सिचुएशन में हम ना पहुंचे जहाँ पे हमें पछतावा करना पड़े और दवाइयों पे आना पड़े। सेकंड चीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको हम क्लब में सिखाते हैं। मैंने भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आज अपनी जिंदगी को मॉडिफाई किया है। और अगर आप कहीं उसमें चूक रहे हैं, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आलस करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूर से जरूर उसको आज से स्टार्ट कर दीजिए।
एंड न्यूट्रिशन के बिना तो सब कुछ अधूरा है, जानते हैं। हमारी पूरी बॉडी ही न्यूट्रिशन से बनी हुई है। तो डॉक्टर वैभव ने आज ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया आपको विटामिन B12 मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम श्योर सारे लोग मल्टीविटामिन ले रहे होंगे, मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ, थ्राइस अ डे आपको लेनी होती है ना। आपको मल्टीविटामिन का बॉक्स आप जरूर उसको ऑर्डर कीजिए, अदरवाइज अगर दवाइयों से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड कैल्शियम हमारा ले सकते हैं क्या, लेना ही है आपको कैल्शियम। अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए कैल्शियम लेना भी, विटामिन D उसमें है। ओमेगा 3 साथ में आप ले सकते हैं, और भी आप एक बार अपने कोच से बात कीजिए। सब चीजों से ऊपर आते हैं आपके कोच। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप अपने कोच से बात कीजिए। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आप भी अपने कोचेस को थैंक यू बोलिए, जरूर थैंक यू लिख के भेजिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सेशन अरेंज किया। दिस वाज द मोस्ट अवेटेड सेशन, है ना, क्योंकि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, लाइन में लगेंगे, पर्ची बनाएंगे, फिर भी वो हमें इतना टाइम नहीं देते कि हम उनसे कुछ पूछ सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें मिली और क्वेश्चंस भी मिले। तो सेकंड जब भी ये दोबारा सेशन होगा सर, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे जरूर आइएगा। और नितेश सर को मैं बोलूंगी कि जरूर सर हमारे लिए ऐसे सेशंस आप अरेंज करते रहिए, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है और हमारी फैमिली को। मेरा 3 साल का बेटा है, मुझे पता लगा ये चीज कि किस तरीके से अभी से हम बच्चों को एक अच्छी हैबिट्स में ला सकते हैं, सो दैट जो हमारे बड़ों को प्रॉब्लम हो रही है वो हमें ना हो, ठीक है। कुछ चीजें सर ने जो बताई हैं, जैसे कि मीठा हमें नहीं खाना है, ठीक है, मीठा नहीं खाना है। शेक में ऑलरेडी हमारे शेक में इतना मीठा है कि मीठे की क्रेविंग चली जाती है। हर 6 मंथ्स में आपको डेंटल विजिट, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास हर 6 मंथ्स में जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको डेली ब्रशिंग करनी है। मुझे याद है नितेश सर हमेशा जब भी हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो वो कहते हैं कि जब भी आप कुछ खाते हो ब्रश कर लो, सो दैट आपको ये रहेगा कि मेरा मुंह क्लीन हो गया है और अब मैं कुछ नहीं खाऊं, राइट। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी और अच्छे से सुनेंगे। तो ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर सुबह शाम ब्रश कीजिए, अब ये भी नहीं करना कि सारा टाइम ब्रश लेके खड़े और घर वाले बोल रहे हैं तुमको यही काम है, ब्रश ही करते रहो, ठीक है। माउथ वॉश रख लीजिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए सुबह शाम, बाकी के टाइम माउथ वॉश। एंड जैसा हम बनते हैं वैसे बच्चे बनते हैं, छोटे बच्चों को सिखाइए। ऑलरेडी डॉक्टर वैभव ने बताया कुछ टूथपेस्ट बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर, मेरा बेटा स्पेशली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद करता है, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है जिसको वो बड़े अच्छे से करता है। बच्चों के ब्रशेस भी आते हैं। एंड फ्लोराइड टूथपेस्ट, आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, बड़ा सुना है हमने ऐड में। तो अब जब भी टूथपेस्ट लेंगे तो चेक कीजिएगा क्या उसमें फ्लोराइड है। 1000 से 1500 ppm, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें डॉक्टर वैभव ने बताई वो हम चेक कर सकते हैं खुद से, है ना। एक बार हम लेबल रीडिंग करेंगे तो बहुत इजीली हम उन चीजों को पढ़ पाएंगे। एंड मुझे सुन के बहुत शौक लगा, लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ कि सर ने हमें बताया कि अगर हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हार्ट अटैक और ओरल कैंसर जैसी चीजें भी हो सकती हैं। ये हमें कोई नहीं बताता, राइट। सो हमें लगता था हार्ट अटैक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से होता है, यस वहां से भी होता है। हार्ट का ध्यान नहीं रखेंगे, न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, वहां से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, ब्लॉकेजेस से भी होता है। बट अगर हम अपनी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं रखेंगे तो यहाँ से भी होगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बताया कुछ टूथपेस्ट के नाम, जैसे कि एमफ्लो टूथपेस्ट, कीटो डेंट है, स्टोलन आर है, पैराडोंटिक्स है, ऑमरेंट है एंड सेंसोडाइन है, राइट। और अगर इससे भी ज्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक बार अपने कोच से आप बात कर सकते हैं एंड वो आपको हेल्प करेंगे। और यस, पायरिया इरिवर्सिबल होता है ना, दांतों की रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है इरिवर्सिबल है, कभी वापस आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। सो ध्यान रखना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नोट्स बनाए हैं, कुछ तो बताना था। किसने नोट्स बनाए हैं? कौन कौन अपने फैमिली से, अपने आप से, बच्चों से प्यार करता है? वेरी नाइस। जिसने नोट्स बनाए हैं आपने बहुत अच्छा सेशन का फायदा उठाया है। एंड जरूर थैंक यू बोलिएगा लास्ट में अपने कोच को, क्योंकि हमारे लिए इतने अच्छे सेशन अरेंज कराए हैं। हम आए थे किस लिए? सिर्फ वेट लॉस करने, 2-5 किलो कम हो जाए बहुत है ना। बट यहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें मिली, हमारी फैमिली की भी हेल्थ का हम ध्यान रख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को भी किसी चीज से भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आइज से रिगार्डिंग और गायनोकोलॉजिस्ट मतलब फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम है, मेल हेल्थ का कोई इश्यूज फेस कर रहे हो, किड्स का कोई इश्यूज फेस कर रहे हो, अपने अपने कोचिज से बात कीजिए और उनके साथ आप एक सेशन कीजिए, सो दैट आपको और आपकी फैमिली को कोचिज से टाइम ले लीजिए और एक जूम सेशन आप कर सकते हैं, है ना। कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। खुद भी स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए और अपना अपना शेक मुझे स्क्रीन पे फटाफट दिखाइए एक बार, क्योंकि शेक ही हर चीज का इलाज है। तो हर चीज का इलाज है क्या? एक शेक और दूसरा कोच, है ना। एक शेक और दूसरे हमारे पर्सनल वेलनेस। महिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर वैभव। एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पिछले 2 से 2.5 महीनों से हर्बल लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और हर्बल लाइफ में आने के बाद, जुड़ने के बाद मैंने अपने पर्सनल जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे।
हर्बल लाइफ से जुड़ने के बाद एक लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। अपने शरीर को लेकर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, आपका एक रूटीन बन जाएगा और आप वो रूटीन फ़ॉलो करेंगे। आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, कैलोरीज़ का ध्यान रखेंगे, तो मैं भी अपनी डाइट और कैलोरीज़ का मुझे अवेयरनेस है, जागरूक सब कुछ पता है, सब कुछ है। बट क्या होता है कि जब आप किसी क्लब में आते हैं, तो उसका सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि हम साथ में रहते हैं, तो हम वही बातें, हेल्दी बातें सुनते हैं, हेल्दी टॉक्स देते हैं, तो हम कहीं न कहीं वो दिमाग में उतर जाती हैं वो सब चीज़ें। तो सभी से ये अनुरोध है कि मतलब सेशन ज़रूर अटेंड मॉर्निंग का जो सर का सेशन होता है, नीतीश सर का, मॉर्निंग सेशन जो होता है, वो आप ज़रूर अटेंड करें। हेल्थ से रिलेटेड हेल्दी चीज़ें खाएँ, हेल्दी रहें और अपना हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरा पर्सनल बेनिफिट मेरा ये हुआ पिछले 2-3 महीनों में जब से मैंने हर्बल लाइफ से जुड़ा हूँ, जब से हेल्दी लाइफ़स्टाइल मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, पहले भी था बट और ज़्यादा हो गया। तो मेरा जो ब्लड रिपोर्ट्स मैंने खुद का अपना टेस्ट करा तो मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बढ़ा था 2-3 महीने पहले। तो अब चीज़ें बहुत नॉर्मल लेवल पे आ रही हैं, बहुत कंट्रोल हो गया है। मेरा ब्लड शुगर भी हायर रेंज में था तो वो भी कंट्रोल हो गया है। तो कहने का मतलब है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अपना न्यूट्रिशन लें, रेगुलर जो हमें बताया जा रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशन फ़ॉलो करें, मल्टीविटामिन्स लें, कैल्शियम लें, ओमेगा 3 लें। तो ये एक्चुअली में हमने सब्स्टिट्यूट जो हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं शरीर के लिए। तो आप सभी लोग जो न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करें और इस लाइफ़स्टाइल को हमेशा के लिए फ़ॉलो करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव वंस अगेन, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। लास्टली हम थैंक यू बोलेंगे नितेश सर को। थैंक यू सो मच नितेश सर एंड तारा मैम, आपने हमारे लिए इतना वैल्यूएबल सेशन अरेंज किया। एवरी डे आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसे समझ के परिवर्तन लाएं, या फिर जो लोग आज नहीं आ पाए या मिस हो गए तो उन्होंने कितना कुछ मिस कर दिया, राइट। सो लास्टली हम थैंक यू बोलेंगे सर को। कैसे बोलेंगे? सब अपने अपने टीथ दिखाइए पहले सारे लोग। वेरी गुड, रेखा शर्मा जी टीथ दिखाइए और फिर ऐसे बोलिए थैंक यू। बोलिए, जल्दी बोलिए सारे के सारे। शोभा जी बोलिए थैंक यू बोलिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबके टीथ बहुत अच्छे हैं, दांतों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू। Stopped. Yes, 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 yes. हाँ, ऐसे ले लो। आओ भैया, ले लेंगे, हमको काम ही क्या है, ले लेंगे। कहाँ से तो तुमने ला जा, कहाँ से ला जा, मुझे तो कहीं होगा मेरा अबू 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 मैं आ रही हूँ बेटा। अबू 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 ओए 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 का बता 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 का बोल रहा बता बता ना बता
उचका नहीं मम्मा का बेबी, मम्मा का छोटा बच्चा। जो दीदी कहाँ, दीदी ना नहीं लला तुम्हारी भाई, हम ना आना दीदी तो हो गया, दीदी ऐसा नहीं जा करो। ओ माय यार, जो मोड़ा की दीदी भाग गई है। ओ आई नाना भाई गुंडो दीदी। हाँ चल चल मैं घुमाऊँ, चल चल घुमा के तो मुझे इधर क्यों करा दी। हाँ तो जब रोलन था कबूतर बन के आ जाइयो, कबूतर वो छत पे खड़ी मिलूंगी रे। देख सुपर आई से उठा तो पछता यार बनेगी। नो क्या तो ऐसे ढुकाओ ऐसे और घुमाओ मोए। नो ऐसे ऐसे ढुकाओ और ऐसे घुमाओ, ऐसे तुम ढुकाने थे कुत्ता बदमाश। कबूतर बन के आ रही है, कबूतर बन के आ रही है। बाय देव मैया कैसी हंस रही है। मेरे मन ना लगे सासुरे में, मेरा मन ना लगे। ऐसे जाए बड़ी करेला से वहाँ पार रहा है। नींद आ रही है। जब ही है नहीं से होता जब ही कहाँ ऐसे गाने करो नो सुधर बेटा रही है जो मेरे फिर बेटा रही है जो फिर ना ले जाएगी तो वो है भी ना ले जाएगी। ईड़ी उचका, ईड़ी क्यों उचका था हैं गुंडू गुंडू। अंधेरे से भी ज्यादा काले हो, चांद की तरह चमक जाओगे। देख घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अभी इस वीडियो को सेव कर लो, वरना बाद में ढूंढते रह जाओगे। आपने क्या करना है, एक तवे में 2 चम्मच हल्दी को रोस्ट करना है, फिर उसको बाउल में निकाल कर उसमें कॉफी पाउडर, शहद और दूध डालकर मिक्स करें और चेहरे और हाथ पैर पर लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद धो लें। रिजल्ट देख के सच में हैरान रह जाओगे। इस रील को शेयर जरूर करें और ऐसी अगर ये नीचे पड़ा है
बाप ते ढाले बाबू बाप डंडी जल्द हो गया मैंने वाला था देखो तो कैसे जाना मैं बेटा दबी से ले